तो बाबू नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आज हिंदी का। और हिंदी का हम लोग कौन सा भाग शुरू किए थे। तो हमने कल आपके बारे में क्या पढ़ा था। हम कल तो हम लोग भारतीय भाषाओं के बारे में पढ़े थे। सुनिए, इधर ध्यान दीजिए। आपको हम लोगों ने भारतीय भाषा परिवार पढ़े थे और भारतीय भाषा परिवार के बारे में हमने डिटेल से बताया था। और आज हम लोग को पढ़ना है उसी का उसी का क्रम है, अगला क्रम है कारण हिंदी कहाँ से दिखी, उसी का हम लोग पूरी सिस्टम पढ़े कि हिंदी का विकास कैसे कैसे हुआ विश्व से लेकर हिंदी भाषा। तो पूरे विश्व भाषा से लेकर हम लोग हमारी हिंदी भाषा तक हम लोग विकास पढ़ रहे हैं, जिसमें आज पढ़ना है छोटा सा टॉपिक है भारतीय आर्य भाषा। लिखेंगे भारतीय आर्य भाषाएं। याद कीजिए, मैंने बताया था कि जॉर्ज ग्रियर्सन एक साहित्यकार थे जिन्होंने किसकी शाखा ये तो एक 70 वर्ग में एक भारत ईरानी है उसी को आर्य भाषा कहा गया। और आर्य भाषा को जॉर्ज ग्रियर्सन जो है 3 वर्गों में बांटे थे। ईरानी, याद कीजिए, दरद, ईरानी दरद और कौन सा भारतीय आर्य भाषा। वहीं से अगला टॉपिक पढ़ा रहे हैं कि भारतीय आर्य भाषा का भी विभाजन किया गया कालक्रमानुसार। भारतीय आर्य भाषाएं, इनको कालक्रम के आधार पे काल क्रमानुसार 3 वर्गों में बांटा गया है। वो कौन कौन से वर्ग हैं बाबू? तो देखिए ऐसे इस प्रकार से इसके 3 वर्ग कौन कौन से हैं। तो प्राचीन आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा या प्राचीन आर्य भाषा कहते हैं, इसको हटा लंबा होगा। प्राचीन आर्य भाषा, प्राचीन आर्य भाषाएं या प्राचीन आर्य भाषाएं या आर्य भाषा कह लीजिए। मध्यकालीन आर्य भाषा और अगला देखें आधुनिक आर्य भाषा। फिर इसका और विभाजन किया गया क्रमानुसार। इनको भी 2 वर्गों में बांटा गया। अब इसको इसका देखें। अच्छा, नंबर 1 ये हो गया बाबू, नंबर 1, 2 ये हो गया और नंबर 3 ये हो गया। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं इनकी कालावधि क्या होती है। लिखा जाएगा नंबर 1 प्राचीन आर्य भाषा। इनकी अवधि देखी जाए या काल देखा जाए, समय अवधि देखी जाए, समय इनका, तो कह सकते हैं कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व का समय इसका है। फिर देखते इसका भी 2 विभाजन किया गया है। प्राचीन आर्य भाषा का भी विभाजन हुआ है 2 वर्गों में। तो इसके 2 वर्ग कौन कौन से हैं, इनको भी हमने 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। ये 2 वर्ग कौन कौन से हैं तो लिखेंगे या इधर से कर देख लिया जाए, स्पष्ट दिखेगा नहीं, यहां लिख दिया जाए। तो प्राचीन आर्य भाषा की बात करें, उसको 2 वर्गों में बांटा गया है। एक जो है
वैदिक साहित्य, वैदिक संस्कृत, और दूसरा होता है लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत हो गया और दूसरा हो गया लौकिक संस्कृत। ठीक है, आइए वैदिक संस्कृत के कुछ, अच्छा इसका भी हम विभाजन देखें, काल समय देखें, तो इसका होगा 1500 ईसा पूर्व से लेकर 800 ईसा पूर्व तक, 800 ईसा पूर्व तक। इसके कुछ उपनाम हैं। उपनाम की बात करें तो इसको कुछ वैदिक का वैदिक कहते हैं, छंदस कहते हैं, इसी को छांदस कहते हैं, इसी को हम लोग वैदिक कहते हैं। यदि हम देखें वैदिक की जो संस्कृत के जो कह सकते हैं ध्वनिया या वर्ण है, वैदिक संस्कृत के वर्ण की बात करें तो कुल वर्ण कितने हैं इसमें, तो कुल वर्ण 52 है, जिसमें से स्वर कितने हैं, तो इसमें स्वरों की माना गया 30 स्वर माना गया और 39 जो है व्यंजन माना गया। ये व्यंजन की बात करें बाबू तो 39 व्यंजन। क्या ये सबको स्पष्ट हो रहा है ये वाणी हमारी? फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं। भारतीय आर्य भाषाएं पढ़ रहे हैं। काल क्रमानुसार 3 वर्गों में बांटा गया है। प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा, आधुनिक आर्य भाषा। प्राचीन आर्य भाषा का जो अवधि है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व है। उसके बाद इसको भी 2 वर्गों में बांटा गया है, वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य। वैदिक साहित्य का देखें तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 800 ईसा पूर्व है। इसका उपनाम वैदिक, छंदस, छांदस, वैदिक। संस्कृत देखें, वैदिक संस्कृत में देखें इसमें वर्ण कितने हैं, तो 52 वर्ण है। इसको 13 जो है स्वर है और व्यंजन कितने हैं, तो 39। यदि हम थोड़ा सा और इसको डिटेल करें, इसमें क्या क्या घटनाएं घटी है, क्या कहा गया है, इसमें क्या क्या रचनाएं की गई हैं, कौन कौन से ग्रंथ हैं, तो जो वेद पुराण है ना, सब इसी के ग्रंथ हैं। वैदिक संस्कृत ही है। अच्छा, ये बहुत ही कठिन है। इसको पढ़ना कठिन है, इसको लिखना भी कठिन है, और इसके उच्चारण माने चढ़ा उतार शब्द, माने कुछ चढ़ेगा फिर उतरेगा, फिर ऐसे करके। और ये संस्कृत में बड़ा अच्छा सुर के साथ होता है, लेकिन ये आप पढ़ रहे एक लाइन से जिससे गद्दा पढ़ते हो वैसे पढ़ सकते हैं। इसमें कहाँ लिख दिया जाए, यहाँ लिख दिया जाए, इसी के बारे में कुछ इसके थोड़ा सा है, लिख सकते हैं। तुलसी के नीचे लिखना जगह नहीं है, इसमें बता दें। इसमें संहिता अर्थात इसको हम वेद कहते हैं। वेद कुल कितने होते हैं बाबू, तो 4 होते हैं। हमने कहा ऋग्वेद, यजुर्वेद, फिर क्या होगा, सामवेद और आपका अथर्ववेद। फिर दूसरा नंबर उपनिषद इसी में लिखे गए हैं। उपनिषद जो होते हैं कुल कितने होते हैं, तो 108, लेकिन प्रमाणित कितने होते हैं, क्या बता दिया कीजिए। प्रमाणित कितने, मात्र 12 होते हैं, 12 प्रमाणित होते हैं। फिर जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, ये ब्राह्मण जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो भी आपके
वैदिक संस्कृत में ही लिखे गए हैं। बस इतनी तक। आगे देखिए, यदि हम लौकिक संस्कृत की काल अवधि देखें तो कहें कि 800 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो लौकिक संस्कृत बताते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण जो कवि थे, एक ऋषि हुआ करते जिसका नाम पाणिनि। ये पाणिनि का जो ग्रंथ है एक व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण लिखा उन्होंने। संस्कृत व्याकरण लिखे हैं और उसका नाम क्या है? अष्टाध्यायी व्याकरण। अब लौकिक संस्कृत की हम वर्ण देखें। लौकिक जो संस्कृत का जो हम ये वर्ण देखा जाए, वर्ण की बात करें तो इसमें 48 वर्ण है। कितने वर्ण हैं? 48 वर्ण। इस प्रकार से ये कंप्लीट है। इसमें जो है आपके जो इसमें क्या क्या ग्रंथ लिखे गए, तो महाभारत है, रामायण है, ये सब लिखे गए लौकिक संस्कृत में। महाभारत है, फिर आपके रामायण है, ये सारे ग्रंथ लिखे गए आपके। महाभारत सबसे बड़ा ग्रंथ है, लगभग 1 लाख श्लोक है। ठीक है, इसको जय संहिता कहा जाता है, इसलिए इसको महाकाव्य कहा जाता है, महाकाव्य। ठीक है, तो छोटा सा आपका ये चैप्टर था, छोटा आप इसको लिख डालें। ठीक है।